नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात यहां पर करेंगे मेटल्स की सबसे पहले, क्योंकि इवन एज डॉलर इंडेक्स में हल्की सी तेजी देखने को मिली है। जिस तरह का इन्फ्लेशन यूएस की तरफ से कल आया है, उसका सीधा असर हमने यहां पर प्राइसेस में आता हुआ देखा और कुछ मुनाफा वसूली अक्रॉस बोर्ड है। अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज से। अनुज नमस्कार, कैसे देखते हैं आप सोने के प्राइसेस को? ऑलमोस्ट 2200 छूने के बाद अब 2160 के आसपास का कारोबार। मंजू जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हमने जो यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा देखा, थोड़े से अगर हम देखें तो एक नेगेटिव नोट पे आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से ये अब लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट हो सकता है कि आगे थोड़ा एक्सटेंड हो सकते हैं। तो उसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, और हमने देखा कल करीबन 500 रुपए के आसपास की गोल्ड में गिरावट देखने को मिली। इंटरनेशनली भी देखे तो करीबन 15 से 20 डॉलर की गिरावट हमने गोल्ड में आती हुई देखी। तो सिर्फ एक इन्फ्लेशन डेटा की वजह से ये सेंटिमेंट रहा। हालांकि प्राइस थोड़े ओवरबॉट में चले गए थे, वहां पर भी हमने फिर अगेन करेक्शन आता हुआ देखा। तो फिलहाल अभी जो मार्केट चल रहा है वो इन्फ्लेशन के नंबर्स की वजह से है, जिसकी वजह से हमने एक सेलिंग प्रेशर गोल्ड सिल्वर में आता हुआ देखा। हम्म अनुज, साथ ही आप इंडस्ट्रियल मेटल्स को यहाँ पर कैसे देखेंगे? क्योंकि क्लियरली जहाँ पर फेरस मेटल्स में लगातार गिरावट है, नॉन फेरस में हमने डिप्स में खरीदारी अब लौटते हुए देखी है। देखिए, कहीं ना कहीं बेस मेटल के अंदर भी हमने एक मोमेंटम साइडवेज होता हुआ देखा, बट हमने ये भी देखा है कि कॉपर के प्राइस 730 के ऊपर सस्टेन होते हुए दिखाई दिए हैं। और काफी, अगर आप पिछले करीबन 15 दिनों से देखेंगे तो एक पॉजिटिव मोमेंटम में कॉपर ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट जिंक भी अगर आप देखेंगे तो करीबन 15 दिनों से पॉजिटिव टेरिटरी में रहा है। तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल बाइंग हम बेस मेटल में देख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा कॉन्ट्रे व्यू रहेगा। बेस मेटल मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव साइड में ट्रेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी बाय साइड की कॉल रहेगी। कॉपर हमें लगता है कि करीबन 734 के आसपास खरीदारी करना चाहिए। 729 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 745 तक हो सकता है। और अगेन जिंक के अंदर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 219 का लगा सकते हैं। टारगेट करीबन 226 तक आ सकता है। तो बेस मेटल मुझे लगता है कि पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड हो सकते हैं। हम्म एंड साथ ही साथ अनुज, अगर एग्रीकल्चर कमोडिटीज को देखें, कल जिस तरह का इन्फ्लेशन डेटा आया है, ज्यादातर कमोडिटीज में अभी भी यहाँ पर अपटिक है, चाहे वो स्पाइसेस हैं, पल्सेस हैं, इवन अनियन वेजिटेबल इन्फ्लेशन काफी ऑन द हायर साइड रही है। जिस तरह से यहाँ पर करंट प्राइसेस हैं, यहाँ पर कोई टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? देखिए, एग्रीकल्चर में अगर आप देखेंगे तो एक डिमांड फैक्टर यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और उसकी वजह से हमने अच्छी खासी डिमांड भी आते हुए देखे। तो सभी स्पाइसेस जो हैं वो निचले स्तरों से रिकवर होती हुई दिखाई दी। फिजिकल मार्केट के अंदर भी डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा हमने यहाँ पर बढ़ता हुआ देखा। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो टाइम है, जो सीजन है, वो थोड़ा सा डिमांड का रहेगा। रमजान सीजन है, आगे फेस्टिवल सीजन भी है। तो मुझे लगता है कि मसाले जो हैं वो अच्छी खासी एक पॉजिटिव टेरिटरी में जा सकते हैं। तो सभी मसालों के अंदर हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा, जिसमें जीरा, धनिया और साथ में टर्मरिक, ये अच्छे एक पॉजिटिव साइड में ट्रेड हो सकते हैं। तो मसालों के अंदर मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव ट्रेंड रह सकता है। नमस्कार, आपका स्वागत है। और सीएनबीसी आवाज पर अब एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स रोहित कुमार सिंह। रोहित सिंह जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के लिए समय निकालने के लिए। और सबसे पहले आपको जो कल के इन्फ्लेशन नंबर्स हैं उनके थ्रू ले जाना चाहेंगे। इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स हमने थोड़ी सी बेहतर होते हुए लेकिन जो स्पाइक था वो यहाँ पर अब भी फूड कमोडिटीज की तरफ से था। ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिसेलरेशन यहाँ पर जरूर देखने को मिला है, लेकिन जहाँ तक वेजिटेबल है, प्रोटीन है, यहाँ पर प्राइसेस में लगातार तेजी है। एज गवर्नमेंट आपने इन्फ्लेशन नंबर्स को कैसे एनालाइज किया है? देखिए, जो फूड कमोडिटीज़ का इन्फ्लेशन है वो अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो बहुत अच्छे से मैनेज हुआ है। एंड आपने वेजिटेबल्स की बात की, तो आई हैव द नंबर्स इन फ्रंट ऑफ मी। और पोटैटो, अनियन, टोमेटो, तीनों में पिछले 6 महीने की जो डेटा मेरे पास है, अगर उसको पिछले 6 महीने की प्राइस से कंपेयर करें तो -6%, -1.5% एंड -22% है। सो ये बहुत संतोष की बात है कि हमने फूड इन्फ्लेशन, जो अप्रत्याशित रूप से बीच में ऐसी संभावना लग रही थी कि बढ़ जाएगा, उसको मैनेज करने में सफलता प्राप्त की है। वी मस्ट रियलाइज कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो केवल डिमांड और सप्लाई, अवेलेबिलिटी और कंजम्पशन के अलावा बहुत सारे अन्य फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। इट्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, बाहर क्या स्थिति चल रही है, और एल निनो इफेक्ट, वेदर के इफेक्ट, विच अल्टीमेटली इफेक्ट्स द अवेलेबिलिटी। तो उन सब के बावजूद, आई मीन वी डोंट हैव अ काउंटर फैक्चुअल, बट अगर जो परिस्थितियां विश्व में और भारत में रही है, वेदर की और अन्य ट्रेड की परिस्थितियां, उसके बावजूद भी हमने फूड इन्फ्लेशन को बेहतरी से मैनेज किया है। ये मैं सरकार की तरफ से आपको जानकारी देना चाहूँगा।
जी रोहित जी, ऑफ कोर्स जो पेन पॉइंट है वो वेजिटेबल्स में, विद इन वेजिटेबल्स में अनियन प्राइसेस हैं जो सबसे ज़्यादा ऊपर यहाँ पर तेजी में रहे हैं। जैसे आपने कहा, फंडामेंटल्स ऑन द पॉजिटिव साइड भी हैं और सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स यहाँ पर उठाए हैं। अब यहाँ से जहाँ तक प्याज की बात है, चाहे वो एक्सपोर्ट खोलने की है डेट है या फिर जिस तरह से हमने प्रोटेस्ट ऑन ग्राउंड यहाँ पर महाराष्ट्र में होते हुए देखे हैं, एज ऑफ नाउ आप किस तरह से इसको कॉग्निसेंस में ले रहे हैं? देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी आपके माध्यम से सबको कि जो भारत का कंज्यूमर है, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, उसके लिए अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी सुनिश्चित कराना ये भारत सरकार की प्राथमिकता है। और हमारे ही कंज्यूमर्स को अगर महंगी चीज़ें उपलब्ध हों और हम एक्सपोर्ट भी करते रहें, ये थोड़े मतलब समझने वाली बात नहीं है। इसलिए जब परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी को हमें सुनिश्चित करना है, तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड मेजर्स लेने पड़ते हैं। ये मेजर्स टेम्परेरी होते हैं और हम ही नहीं, सारे देश इसी प्रकार से काम करते हैं कि उनके जो स्वयं के नागरिक हैं उनके लिए अफोर्डेबिलिटी सुनिश्चित करते हैं। तो जैसे अनियन का आपने एग्जाम्पल दिया, आप देखें पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, सब ने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा रखे हैं क्योंकि ग्लोबल अवेलेबिलिटी का ही इशू है। तो और जहाँ तक फार्मर्स को प्राइसेस मिलने का सवाल है, अभी लासलगांव मंडी में 17, 18, 19 के आसपास थोक के रेट चल रहे हैं, विच ट्रांसलेट्स इनटू गुड कॉम्पनसेशन फॉर द फार्मर। तो यहाँ हमने फार्मर और उपभोक्ता दोनों के हितों को बहुत अच्छे से बैलेंस करने का प्रयास किया है और उसमें काफ़ी हद तक हमें सफलता भी मिली है। आपने अनियन प्राइसेस बढ़ने की बात कही, मैं तो यहाँ डेटा देख रहा हूँ कि 6 महीने पूर्व जो प्राइसेस थी उससे 1.5% कम ही है आज हमारी ऑल इंडिया रिटेल प्राइसेस। तो अनियन की प्राइस में कोई घबराने की स्थिति नहीं है और डिस्पाइट चैलेंजेस हमने अनियन की प्राइसेस को बहुत अच्छे से नियंत्रण में करने का प्रयास किया है और उसमें काफी हद तक हमें सफलता भी मिली है। जी रोहित जी, जैसे आपने कहा कि एक बैलेंस की बात है और स्ट्रीट हमेशा डिवाइडेड रहता है। एक तरफ ऑफ कोर्स काफी सारा बाजार मानता है कि सरकार ने प्रोएक्टिवली यहाँ पर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स ड्यूटी के लिहाज से प्राइसेस को मैनेज किया है, और एक तबका ऐसा भी है जिसको लगता है कि थोड़ा सा सरकार कई बार यहाँ पर ओवरबोर्ड जाती है अपने मेजर्स के साथ। देखिए, अगर देश के नागरिक के हित में ओवरबोर्ड जाना पड़े तो मैं इसमें कोई बुरी बात नहीं मानता हूं। हमारा, जैसे मैंने पूर्व में भी आपको पिछले इंटरव्यूज में भी कहा है, आज फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि भारत के उपभोक्ता के लिए अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी ये सर्वोपरि है, ये सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो उसके लिए अगर ओवरबोर्ड जाना पड़े तो बिल्कुल जाएंगे। और आपको मैं एकदम स्पष्ट रूप से बता देना चाहूँगा कि इस सारे फूड इन्फ्लेशन मैनेजमेंट में टाइमिंग इज द की। हमारी जो कमेटी कैबिनेट सेक्रेटरी सर अध्यक्षता करते हैं या माननीय गृह मंत्री जी जो अध्यक्षता करते हैं, उसमें जितने त्वरित गति से निर्णय लिए गए हैं उसी वजह से हम सिचुएशन को कंट्रोल करने में सफल रहे हैं। और आपसे बेहतर कौन समझता है कि कमोडिटीज़ में अगर 2, 4, 5, 6 दिन का भी डिले हो गया कोई एक्शन लेने में जिससे स्थिति नियंत्रण की जा सके, तो थिंग्स कैन गो आउट ऑफ हैंड। तो इसलिए मेरा ये मानना है और ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सरकार ने टाइमली रूप से बिना डरे बड़े निर्णय लिए हैं और उसी वजह से आज उपभोक्ता को कीमतों पर सुनिश्चित उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है इन कमोडिटीज की। जी रोहित जी, आई वांट टू कम टू पल्सेस अब, क्योंकि यहाँ पर दालों में लेकर सरकार ने काफ़ी कुछ किया है। शुरुआत हम इंपोर्ट्स की तरफ से ही कर लेते हैं और आपने इनफ वार्निंग्स भी दी हैं, आपने काफ़ी सारे मेजर्स भी उठाए हैं। आप एक मोस्ट टॉकिंग पॉइंट रहे हैं जहाँ तक दालों की बात निकल के आती है। अब जहाँ तक इंपोर्ट्स की बात है, म्यांमार, मालावी से तो हम कर ही रहे हैं, मोजाम्बिक में ऑफकोर्स कुछ कंसर्न रही हैं, क्या वो सॉल्व हो गई हैं अभी? और दूसरा, जो ब्राज़ील से अब इंपोर्ट्स की बातें हम करने लगे हैं, वो कितना फीजिबल है? देखिए, पल्सेस को थोड़ा देखना पड़ेगा, अलग अलग पल्सेस को हमें एनालाइज करना पड़ेगा। जो तुअर या अरहर दाल है उसकी इंपोर्ट हम म्यांमार और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से करते हैं। तो जैसा आपने फरमाया, मोजाम्बिक से कुछ इश्यूज थे, बट दैट्स बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर पार्टी विच हैज इन्फ्लुएंस इन मोजाम्बिक, वो सॉल्व हो गए हैं। म्यांमार में कुछ लोग तुअर में स्पेकुलेशन कर रहे थे तो उनको हमने चेतावनी देना उचित समझा। और अभी भी कल ही ऐसी इंटेलिजेंस की खबरें आई हैं कि कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो चेन्नई में उन्होंने होर्डिंग शुरू कर दी है। तो आई वांट टू वार्न देम थ्रू योर चैनल कि हम बहुत सख्त एक्शन लेंगे और कोई भी इसकी जमाखोरी ना करें। तूर के दाल की कीमतें जो हैं अगर किसी अन्य कारण से बढ़ी तो जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां तक
उड़द का सवाल है। उड़द में हमारी जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन का गैप है, जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, वो सारा म्यांमार से होता है, लगभग 99%। तो ये एक काफ़ी रिस्की प्रोपोजिशन है और इस रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए पिछले लगभग 1 वर्ष से हम ब्राज़ील और अर्जेंटीना और इस तरह के अन्य देशों से बात कर रहे हैं। और ब्राज़ील से उनकी जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो दोनों अरहर और उड़द दोनों के लिए कंड्यूसिव हैं और वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है और हमारा इंपोर्ट जो है 2025 तक ओपन जनरल लाइसेंस पे है। तो हमने वहाँ के एम्बेसडर और वहाँ के जो माननीय मंत्रीगण आते हैं उनको ये कहा है कि हमारे यहाँ डिमांड है, अगर वो उचित समझते हैं कमर्शियली वायबल तो वो वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू कि ब्राज़ील से उड़द का जो इंपोर्ट है वो शुरू भी हो गया है। तो ऐसा करने से हमारा जो इंपोर्ट का रिस्क है वो डाइवर्सिफाई होता है और वी विल नॉट बी हेल्ड टू रैंसम बाय ए पर्टिकुलर ग्रुप इन अ पर्टिकुलर कंट्री। इसके लिए ये किया गया है। जहाँ तक चने की बात है, ऑफ कोर्स भारत चना जब यहाँ पर लॉन्च हुआ, जो पहला कमोडिटी था अंडर दिस अम्ब्रेला, इसने मार्केट शेयर ले लिया बाजार का 25%। आप इसे पॉजिटिव मानते हैं या फिर आपको लगता है कि सरकारें अब एक भागीदार या स्टेक होल्डर हो गई है विद इन रिटेल मार्केट? देखिए, जब भी कीमतें अप्रत्याशित रूप से बढ़ती हैं तो सरकार को उपभोक्ता के हित में इंटरवीन करना आवश्यक हो जाता है। अब इंटरवेंशन 2 प्रकार के होते हैं, या तो होलसेल इंटरवेंशन या रिटेल इंटरवेंशन। पहले हम खाली होलसेल में इंटरवीन करते थे। रिटेल इंटरवेंशन में काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, लॉजिस्टिक्स के इश्यूज होते हैं, आपको नेटवर्क चाहिए होता है, आपको एग्जिस्टिंग नेटवर्क प्लेयर्स के साथ एंगेज करना पड़ता है। पर हमने ये देखा कि रिटेल इंटरवेंशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि हम उपभोक्ता को सीधे उचित कीमतों पर वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। होलसेल इंटरवेंशन में एक मिडिल में लेयर होती है और हम उस पर थोड़ा निर्भर रहते हैं। शुरू में हमको लगा था कि ये चैलेंजिंग है, बट जिस तरह से भारत चना दाल का नेटवर्क एक्सपेंड हुआ है एंड एज वी स्पीक हम अपने 22,000 रिटेल पॉइंट्स के माध्यम से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कल तक के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 6 लाख टन चना दाल हमने इस चैनल के माध्यम से बेची है। और जहां तक इसकी गुणवत्ता का सवाल है, मेरे पास अभी तक इस चना दाल की गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत नहीं आई। और जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं जैसे रिलायंस स्टोर्स या अदर स्टोर्स हैं, उनकी साइट पर आकर अगर इनकी आप रेटिंग चेक करें तो सारी रेटिंग्स 4+ हैं आउट ऑफ 5। दैट मीन्स क्वालिटी इज नॉट एन इशू, अवेलेबिलिटी इज नॉट एन इशू। एंड मेरा ये मानना है कि इस रिटेल इंटरवेंशन की वजह से ही चने की कीमतें इस समय नियंत्रण में हैं और इसके लिए जो इस निर्णय जिसने ये लिया है उसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस वजह से ही ये कीमतें इस समय नियंत्रण में हैं। एंड रोहित जी, शुरुआत ऑफ कोर्स यहाँ पर चने के साथ हुई थी, उसके बाद आटा, चावल और काफ़ी सारी और कमोडिटीज़ की बात भी अब यहाँ पर की जा रही है। तो माय पॉइंट बीइंग कि क्या सरकार को अब हम एक स्टेक होल्डर के तौर पर देखें, एज अ कॉम्पिटिशन टू FMCG कंपनीज देखें, एज अ कॉम्पिटिशन टू ओवरऑल इंडस्ट्री देखें? देखिए, वी आर नॉट इन कंपटीशन विद एनीबडी, वी आर ओनली वरीड अबाउट द कंज्यूमर्स। अगर ट्रेड रिस्पॉन्सिबल वे में बिहेव नहीं करेगा और किन्हीं परिस्थितियों का वो फायदा उठाकर उपभोक्ता को अनावश्यक रूप से महंगी चीजें मिलेंगी, देन वी हैव टू इंटरवीन। इट इज अ फंक्शन ऑफ एनी बेनेवोलेंट गवर्नमेंट टू वरी अबाउट इट्स सिटीजन्स। एंड बाय द वे, जो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं वो भी इसके पक्ष में हैं। And I want to quote an economist called Isabel Weber. She is an economist and she advises the government of Germany. She also teaches at University of Amherst in the US. और उन्होंने 2 वर्ष पहले गार्जियन न्यूज़पेपर में एक ऑपेड लिखा था ऑन स्ट्रैटेजिक प्राइस कंट्रोल। शी सेड कि अगर गवर्नमेंट्स को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो कुछ वस्तुएं उन्हें निश्चित कीमतों पे जनता को उपलब्ध करानी चाहिए। उस समय उनका बड़ा मजाक बना इकोनॉमिस्ट कम्युनिटी में, बट आज she is celebrated, she is teaching in US and she is advising the government. So मेरा ये मानना है निश्चित तौर से कि कंज्यूमर को हमेशा केवल मार्केट फोर्सेस के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता और जो आवश्यक वस्तुएं हैं, and we are talking of only essential commodities, I'm not talking of other commodities which can be considered for luxury and anything else. These are commodities which have been identified by government as essential. तो उनके लिए सरकार का ये दायित्व होता है कि उनको सुलभ रूप से और नियंत्रित कीमतों में जनता को उपलब्ध कराना। और मेरे ख्याल से ये सारे जो इंटरवेंशन है उसमें हम सफल रहे हैं। आपको मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा।
आपके चैनल पे शायद बात भी हुई थी कि अगस्त में 250 रुपए 200 रुपए टमाटर की कीमतें हो गई थी और हमने उस समय स्ट्रैटेजिकली मार्केट में इंटरवीन किया। रिटेल में हमने हज़ारों गाड़ियां पूरे भारत में लगाई, जहां पे उपलब्ध था टमाटर वहां से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके उपलब्ध कराया और धीरे धीरे हमने नज किया। पहले 90 रुपए में बेचा, फिर 80, 70, 60, 50 और धीरे धीरे कीमतों को नज करके 40 रुपए में ले आए। आपको पता है इस पूरी एक्सरसाइज में कितना पैसा खर्च हुआ? मात्र 17 करोड़ रुपए। मात्र 17 करोड़ रुपए खर्च करके भारत में टमाटर की कीमतों को 250 रुपए से 40 रुपए तक पहुंचाना। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स, आई एम नॉट सेइंग इट इज एंटायरली एट्रीब्यूटेबल टू दिस, बट वी हैव टू नज द मार्केट, अदरवाइज मार्केट गोज आउट ऑफ कंट्रोल। और इसमें ही नहीं, हमने वर्ल्ड में बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर आप ठीक से रेगुलेट नहीं करेंगे और केवल मार्केट फोर्सेस के भरोसे रहेंगे तो यूएस में सब प्राइम क्राइसिस और मतलब आई कैन नेम 10 क्राइसिस विच हैव हैपेंड। इसीलिए रेगुलेटर और सरकार की भूमिका हमेशा मार्केट को चेक एंड बैलेंस में रहनी चाहिए और मेरे हिसाब से वो रहेगी। एब्सोल्युटली। आप जो जैसे आप कह रहे हैं और अगर बाकी कंट्री से यहाँ पर इसको रिलेट किया जाए या कंपेयर किया जाए तो इंडिया ने ऑफ कोर्स यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन कंपेयर किया है। रोहित जी प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, हम एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर मौसम की चिंताओं की, एमएसपी की और ऑफ कोर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो कुछ काम आपने किया है उस पर भी आपका व्यू लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। भारतीय भाषाओं में रिस्पॉन्ड करते हैं एंड वी हैव सीन एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉल्स दैट शोज दैट बाय रिस्पॉन्डिंग इन पीपल्स लैंग्वेजेस यू कैन मेक देम कंफर्टेबल एंड यू कैन nudge them to have more faith in the government system. Absolutely. और उसके अलावा जो एक संतुष्टि मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि जो आने वाली डिजिटल व्यवस्था है कॉमर्स की और जो ई कॉमर्स है उसमें जो कंज्यूमर के चैलेंजेस आएंगे, बिकॉज जैसे जैसे ये डिजिटल कॉमर्स बढ़ेगा, अभी तो लगभग 10% के आसपास है टोटल रिटेल का, जो कंज्यूमर और सेलर का पावर इक्वेशन है वो थोड़ा चेंज होगा और द सेलर विल बिकम मोर पावरफुल एंड द कंज्यूमर विल बी लेफ्ट अलोन। इस नई परिस्थिति में सरकार का ज़्यादा दायित्व होता है कि कंज्यूमर के हितों की सुरक्षा करें और उस दिशा में हमने काफ़ी काम किए हैं। जैसे फेक रिव्यूज़ का एक सिस्टम बनाया है, कई ई कॉमर्स साइट्स जो है वो डार्क पैटर्न्स मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है। कई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, उसके लिए व्यवस्था की है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का एक सब पार्ट है कि ग्रीन वॉशिंग, आपको यह कह के कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है जबकि वो उतना होता नहीं है, तो ग्रीन वॉशिंग की गाइडलाइन है। कोचिंग सेंटर्स जो छात्रों को थोड़ा मैनिपुलेट करने का प्रयास करते हैं, गलत विज्ञापन देते हैं, उनको काफ़ी दुरुस्त किया गया है। तो ये सारी व्यवस्था, इट्स अ लार्ज इकोसिस्टम और जितना भी संभव हो सका हमने प्रयास किया है कि उपभोक्ता के हितों का जो संरक्षण है, जो सरकार का सर्वोपरि दायित्व है, उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित किया जाए। एब्सोल्युटली। रोहित जी काफ़ी सारे काम किए गए हैं और आशा है आपसे आगे भी यहाँ पर बातचीत होती रहेगी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपने बहुत इमेंस सेटिस्फैक्शन के साथ यहाँ पर की हैं, तो बहुत कंग्रेचुलेशंस उसके लिए भी। बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर सीएनबीसी आवाज़ के लिए समय निकालने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, वापस आएंगे तो लेकर आएंगे इक्विटी बाजार का हाल।